नमस्कार मेरे दोस्तों। आज आपके बीच एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर के हम आए हैं और जिसका नाम होगा उत्तर मुगलकालीन भारत या उत्तर मुगलकालीन बादशाह, जिस नाम से भी आप जानना चाहें, दोनों नाम उपयुक्त है। दोस्तों, आज जिस टॉपिक को लेके आए हैं हम, वो टॉपिक आपके यूपीएससी, बीपीएससी, साथ में तमाम स्टेट पीसीएस, बिहार दारोगा, बिहार पुलिस, टीआरई 4 यानी कि सामान्य अध्ययन से संबंधित सभी प्रकार के प्रश्न इससे जुड़े होंगे। दोस्तों, 1707 ईस्वी से लेकर 1857 ईस्वी के बीच, यानी कि कुल मिलाकर के हम लोग अगर देखें तो 150 वर्षों का यह काल होगा और इस काल में करीब करीब 12 मुगल बादशाह हुए। यह बड़ा ही महत्वपूर्ण ये काल है इस संदर्भ में कि कई क्षेत्रीय राज्यों के उदय हो रहे थे, यूरोपीय कंपनी का आगमन हो रहा था, साथ ही भारत की सत्ता पर अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए कई शक्तियां अपनी जोड़ आजमाइश कर रहा था। तो इस समय क्या मुगल बादशाह की स्थिति रही, तो इससे जुड़ा हुआ जितना भी ऑब्जेक्टिव यानी कि PYQ, जितना भी क्वेश्चन बन सकता है, हमने इन तमाम क्वेश्चन को कलेक्शन करके आपके सामने लाने की चेष्टा की है और निश्चित तौर पर उम्मीद करते हैं कि बहुत ही लाभ मिलेगा। हमारी ये कोशिश रही है कि उत्तर मुगल बादशाह से संबंधित जो भी प्रश्न बने, हम गागर में सागर समेटने का प्रयास किए हैं। बहुत ही ध्यान से आप सुनिएगा, समझिएगा और बहुत ही इससे आपको लाभ मिलने वाली है, ये ध्यान रखेंगे। तो किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी आप कर रहे हैं, निश्चित तौर पर आप इस टॉपिक से जुड़ा हुआ जो ऑब्जेक्टिव सवाल है, आप उसका जो एक सही उत्तर व्याख्या के साथ होना चाहिए वो हम करेंगे। और साथ ही इसी प्रकार से हमने इतिहास से जुड़ी हुई, चाहे वो प्राचीन भारत है या मध्यकालीन भारत है या आधुनिक भारत का इतिहास है, तमाम इतिहास के अध्याय को हम जितना भी ऑब्जेक्टिव बन सकता है टॉपिक वाइज, वो बना करके आपके सामने लाने की चेष्टा कर रहे हैं कि जो बच्चे हमारी संस्थान संकल्प सिविल सर्विसेज से जुड़े हुए हैं, जो क्लास हमारे यहाँ वर्तमान में कर रहे हैं ऑनलाइन या ऑफलाइन, या फिर जो बच्चे 28-29 साल से लेकर के अब तक हमारे यहाँ पढ़ चुके हैं, जो अधिकारी बन चुके हैं, निश्चित तौर पर इसे आप देखेंगे और जो भी आपके संपर्क में मित्र है आप अवश्य बताएंगे ताकि वे भी लाभान्वित हो सके। तो अब हम दोस्तों शुरू करने जा रहे हैं कि इस टॉपिक से जुड़ा हुआ, यानी कि उत्तर मुगल कालीन जो बादशाह है उससे जुड़ा हुआ कौन कौन सा सवाल बन सकता है, इसकी चर्चा हम कर रहे हैं और बहुत ही विस्तार से, बहुत ही ध्यान से आप इसे सुनिएगा, आप समझिएगा और उम्मीद करते हैं कि बहुत ही आपके लिए ये लाभप्रद होने वाला है। दोस्तों, हम सबसे पहले उत्तर मुगल काल यानी कि 1707 से लेकर के 1857 ईस्वी तक हम 12 मुगल बादशाह की चर्चा किए और इन 12 मुगल बादशाह के काल में क्या क्या घटनाएं घटी, यानी कि इन तमाम मुगल बादशाहों का जो प्रत्यक्ष संबंध जिन घटनाओं से है, हम उन्हीं घटनाओं की आज आपके सामने चर्चा करेंगे। तो शुरुआत करते हैं हम सबसे पहला क्वेश्चन से, और सबसे जो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, इसका नाम है कि औरंगजेब की 1707 ईस्वी में मृत्यु होने के बाद सत्ता किसने संभाली। निश्चित तौर पर अंतिम मुगल बादशाह औरंगजेब था। 1707 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो गई और उनके मृत्यु के बाद सत्ता के लिए संघर्ष होने लगे। औरंगजेब का 3 पुत्र था और तीनों पुत्रों के बीच उत्तराधिकार के लिए संघर्ष हुए और इस संघर्ष में अंततः बहादुर शाह प्रथम को सफलता मिली और बहादुर शाह प्रथम ने ही सत्ता को संभाला और इनका शासनकाल 1707 ईस्वी से लेकर 1712 ईस्वी के बीच रहा। तो दोस्तों, आप ये समझें कि औरंगजेब का उत्तराधिकारी उनका पुत्र बहादुर शाह प्रथम बना
जिसका मूल नाम मुअज्जम था। तो बहादुर शाह प्रथम आप याद रखेंगे, औरंगजेब का उत्तराधिकारी भी और उत्तर मुगलकालीन पहले बादशाह के रूप में भी। दोस्तों दूसरा जो प्रश्न है उसका नाम है, निम्न में से किस मुगल सम्राट ने अंग्रेजों को बंगाल में शुल्क मुक्त व्यापार की सुविधा प्रदान की थी। यानी कि सवाल पूछा गया है कि वे कौन से मुगल बादशाह थे जिन्होंने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल में निःशुल्क व्यापार करने की अनुमति प्रदान किया। तो दोस्तों इसके लिए जो ऑप्शन आपके सामने है उसमें इसका सही उत्तर होगा फर्रुखसियर। और इसलिए फर्रुखसियर के विषय में आपको बता दें हम कि फर्रुखसियर के विषय में कहते हैं कि फर्रुखसियर एक फोड़ा से, एक घाव से परेशान था और उन्हें इस परेशानी से निजात ब्रिटिश डॉक्टर ने, यानी कि अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के डॉक्टर ने उनकी फोड़ा का, उनके घाव का इलाज करवाया। इससे वो स्वस्थ हो पाए और इसी से खुश होकर के उन्होंने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को ये फरमान जारी किया कि बंगाल में आप निःशुल्क व्यापार कर सकते हैं। और यह निःशुल्क व्यापार एक तरह से अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए मैग्ना कार्टा यानी कि महाधिकार पत्र साबित हुआ। तो बंगाल में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को निःशुल्क व्यापार करने की अनुमति मुगल बादशाह फर्रुखसियर के द्वारा प्रदान किए गए। दोस्तों तीसरा सवाल है कि निम्न में से कौन मुगल काल में सम्राट निर्माता यानी किंग मेकर के नाम से जाने गए। दोस्तों जहां तक सवाल उठता है किंग मेकर का, शासक निर्माता का, तो निश्चित तौर पर जब बादशाह कमजोर होते हैं, शासक कमजोर होते हैं, तो शासक बनाने वाले बड़े पैमाने पर सामने आते हैं। अगर हम मुगल काल के विषय में बात करें तो खास करके दोस्तों आप देखेंगे कि मुगल बादशाह जहांदार शाह के शासनकाल के उपरांत एक नए गुट का उदय हुआ और उस गुट में दो भाई शामिल थे। एक का नाम था हुसैन अली खां, दूसरा था अब्दुल्ला खां। यानी कि इसका सही उत्तर ये हो जाएगा हुसैन अली खां और अब्दुल्ला खां, दोनों भाई जिन्हें हम लोग सैयद बंधु के नाम से इतिहास में जानते हैं। और पहली बार इन्होंने फर्रुखसियर को शासक बनाया और आने वाले समय में रफ़ी उद दर्जात, रफ़ी उद दौला, मोहम्मद शाह रंगीला जैसे कई शासक इन्होंने अपनी इच्छा से इन्होंने बनाया। और अंत में आप देखेंगे कि मोहम्मद शाह रंगीला के शासनकाल में सैयद बंधु का पतन हुआ। तो इसमें उत्तर सही होगा हुसैन अली खां और अब्दुल्ला खां, जिन्हें शासक निर्माता के नाम से हम लोग जानते हैं। दोस्तों अगला सवाल है कि मयूर सिंहासन, मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह कौन था? तो मयूर सिंहासन के विषय में इस बात की जानकारी आपको अवश्य होगी कि मयूर सिंहासन को तख्त ए ताऊस कहते थे और तख्त ए ताऊस का निर्माण मुगल बादशाह शाहजहां के द्वारा किया गया था। तो शाहजहां इस पर बैठने वाला, तख्त ए ताऊस पर मयूर सिंहासन पर बैठने वाला सबसे पहला बादशाह था और एक तरह से शान और शौकत का ये प्रतीक था। इसके बाद तमाम मुगल बादशाह तख्त ए ताऊस पर ही बैठते रहे, लेकिन आने वाले समय में हम लोग ये देखते हैं कि उत्तर मुगल काल में ईरान के शासक नादिर शाह के द्वारा दिल्ली पर आक्रमण किया गया, दिल्ली को लूटा गया और इसी समय उन्होंने तख्त ए ताऊस और तख्त ए ताऊस में लगी हुई थी कोहिनूर हीरा जो विश्व प्रसिद्ध था, तो इससे उठा करके अपने साथ ईरान लेकर के चला गया। और इसी वजह से इसका सही उत्तर होगा कि मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला, और मोहम्मद रंगीला के बाद तख्त ए ताऊस पर मयूर सिंहासन पर बैठने का सौभाग्य किसी भी मुगल बादशाह को हासिल नहीं हो पाया। दोस्तों
अगला जो सवाल है वो सवाल है कि निम्न में से किस मुगल बादशाह को वजीर गाजी उद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया? तो जैसे जैसे मुगल बादशाह की शक्तियां छिन्न हो रही थी, वो कमजोर पड़ रहा था, ठीक उसी प्रकार से आप देखेंगे कि वजीर हावी हो रहा था। और उसी वजीर में एक वजीर था गाजी उद्दीन, और गाजी उद्दीन के विषय में कहते हैं कि गाजी उद्दीन के द्वारा गाजी उद्दीन के द्वारा आप देखते हैं कि गाजी उद्दीन के द्वारा, थोड़ा सा यहां पर आंसर को सही करना पड़ेगा कि यहां सही उत्तर होना चाहिए कि शाह आलम। दोस्तों ये ध्यान रखेंगे कि यहां पर होगा, थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, यहां होगा शाह आलम द्वितीय, शाह आलम द्वितीय। और शाह आलम द्वितीय यानी कि इसका उत्तर बी सही होगा, यानी कि वजीर गाजी उद्दीन ने मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय को दिल्ली में घुसने नहीं दिया, और इसीलिए शाह आलम द्वितीय वहां से अवध आया और अवध के नवाब सुजा उद्दौला से संरक्षण की मांग की, और वे अवध में, खासकर लखनऊ में सुजा उद्दौला के समय में निवास करने लगा। दोस्तों अंतिम सवाल, 8वां सवाल है कि भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था? भारत का अंतिम मुगल सम्राट, मुगल सम्राट प्रथम बाबर, अंतिम महान मुगल सम्राट औरंगजेब, उत्तर मुगल कालीन पहले मुगल सम्राट बहादुर शाह प्रथम, और इस पूरे श्रृंखला में यदि हम अंतिम मुगल सम्राट के विषय में चर्चा करें तो बहादुर शाह जफर, जिन्हें बहादुर शाह द्वितीय के नाम से भी हम जानते हैं, तो बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह द्वितीय अंतिम मुगल बादशाह था, और इसके बाद फिर कोई मुगल बादशाह नहीं बना। इसलिए मुगल बादशाह कोई नहीं बना क्योंकि बहादुर शाह जफर के शासनकाल में ही 1857 ईस्वी का विद्रोह हुआ, और आप सभी जानते हैं कि इसमें भारतीय शक्ति की पराजय हुई और मुगल बादशाह को बंदी बना करके रंगून बर्मा भेज दिया गया। तो अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर था। दोस्तों अगला सवाल है कि मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के बारे में कहा जाता था कि उनके साम्राज्य की सीमा कहां से कहां तक था। फिर से इस सवाल को सुन लें कि अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर और बहादुर शाह जफर के साम्राज्य की सीमा कहां से कहां तक थी। इसमें जो ऑप्शन दिया गया है, चांदनी चौक से पालम, और चांदनी चौक से पालम कहा जाता है कि यह शाह आलम द्वितीय के विषय में, और अंतिम डी ऑप्शन इसमें है कि इसमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा इसमें से कोई नहीं, इसलिए इसका सही उत्तर होगा इसमें से कोई नहीं, क्योंकि बहादुर शाह जफर का जो साम्राज्य का विस्तार के हैं या उनका प्रभाव के हैं, वो लाल किला के भीतर तक ही सीमित रह गया था, सिमट के रह गया था, और इसलिए इसका सही उत्तर होगा इसमें से कोई नहीं, यानी कि बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल बादशाह के साम्राज्य का विस्तार सिर्फ और सिर्फ लाल किला के भीतर था। सही उत्तर होगा इसका डी। दोस्तों
अगला सवाल, दसवां सवाल है कि पलासी के युद्ध के समय मुगल बादशाह कौन थे। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण ये सवाल है कि पलासी के युद्ध के समय कौन थे मुगल बादशाह। तो आप सभी जानते हैं कि पलासी का युद्ध 1757 ईस्वी में हुआ। पलासी की लड़ाई 1757, और भारतीय इतिहास में यह बहुत ही महत्वपूर्ण युद्ध है, क्योंकि पलासी के युद्ध के माध्यम से ही बंगाल में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन की नींव पड़ी। तो निश्चित तौर पर यह जानना बहुत जरूरी है कि पलासी के युद्ध के समय मुगल बादशाह कौन था। इसका सही उत्तर होगा आलमगीर द्वितीय। आलमगीर द्वितीय, और आलमगीर द्वितीय का शासनकाल 1754 54 से लेकर 1758 58 ईस्वी के बीच है। और इसी काल में आप देख रहे हैं कि 1757 ईस्वी में पलासी की लड़ाई हुई। तो सही उत्तर हो जाएगा कि पलासी युद्ध के समय मुगल बादशाह आलमगीर द्वितीय, आलमगीर सेकंड था। दोस्तों अगला सवाल है 11वां कि निम्न में से कौन हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक था। बहुत इंपोर्टेंट ये सवाल है दोस्तों। मुगल साम्राज्य का जब पतन होने लगा, खास करके आप देख रहे होंगे कि औरंगजेब के मृत्यु के बाद बहादुर शाह प्रथम, इसके बाद जुल्फिकार खां, इसके बाद फर्रुखसियर, फिर रफी उद्दरताज, फिर रफी उद्दौला, इसके बाद मोहम्मद शाह रंगीला बादशाह बना। और मोहम्मद शाह रंगीला का काल आते आते लगभग इतना तय हो गया, ये स्पष्ट हो गया कि अब बहुत दिनों तक मुगल साम्राज्य की एकता कायम नहीं रह सकती है। और इसी वजह से आप देखेंगे कि धीरे 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 जो भी मुगल साम्राज्य से जुड़े हुए अधिकारी वर्ग थे, प्रभावशाली लोग थे, उन्होंने अपने अपने राज्य को या नए नए क्षेत्रों को स्वतंत्र करना शुरू कर दिया, और उन्होंने मुगल साम्राज्य से नाता उन्होंने तोड़ ली। और इस क्रम में जहां तक सवाल है कि हैदराबाद का, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हैदराबाद में देखते हैं कि मुर्शीद कुली खां के द्वारा लगभग 1724 ईस्वी में स्वतंत्र सत्ता की स्थापना की गई। असल में इसमें चिनकलीज खां नीचे लिखा हुआ है, तो मुर्शीद कुली खां, दोस्तों थोड़ा सा मिस्टेक हो गया देखने में, फिर से समझ लें इसे कि निम्न में से कौन सा हैदराबाद में स्वतंत्र राज्य की स्थापना किया। तो इसका होगा उत्तर सी हो जाएगा, सी। और सी में चिनकलीज खां, और चिनकलीज खां को हम लोग निजाम उल मुल्क के नाम से जानते हैं। तो चिनकलीज खां, निजाम उल मुल्क ने 1724 ईस्वी में हैदराबाद में स्वतंत्र राज्य की स्थापना किया। दोस्तों अगला सवाल है कि निम्न में से कौन अवध का प्रथम नवाब था। तो अवध का प्रथम नवाब, यहां आपको बता दें कि अवध में स्वतंत्र सत्ता की स्थापना करने का श्रेय सआदत खां को है, सआदत खां। और सआदत खां को हम लोग बुरहान उल मुल्क के नाम से भी जानते हैं, इन्हें ही कहते थे बुरहान उल मुल्क। आरंभ में तो मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला ने इसका विरोध किया, लेकिन आगे चल करके इनके महत्व को देखते हुए मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला ने सआदत खां यानी कि बुरहान उल मुल्क को अपना वजीर भी नियुक्त किया। और इस प्रकार इसका उत्तर निम्न में से कौन अवध का प्रथम नवाब था, तो सआदत खां। और ये ध्यान रखिएगा कि सआदत खां को ही
मुगल बादशाह के द्वारा अपना वजीर भी नियुक्त किया गया। दोस्तों अगला सवाल है, मिलान करें, मिलान। और इस प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं, पूछना भी चाहिए और बड़ा आसान होता है। इस प्रकार के सवाल को आप जाने, इसे जानना भी चाहिए कि ये जो सवाल है, मैचिंग इसमें दी गई है कि कूट, इसमें कूट है और इसमें एक तरफ है शासक, एक तरफ इनका कार्यकाल है, इनका शासक और कार्यकाल। शासक में है मोहम्मद शाह, मोहम्मद शाह रंगीला बादशाह। और मोहम्मद शाह का जो शासनकाल है 1719 से लेकर 48, यानी कि एक का हो जाता है 4। दूसरा है फर्रुख सियर, और फर्रुख सियर का काल होता है 1713 से 19, यानी कि एक का 4, एक का 4 भी फर्रुख सियर 3। तीसरा है जहांदार शाह, और जहांदार शाह का काल है 1712 से 13। और चौथा है अहमद शाह, और अहमद शाह का काल है 1748 से 54, यानी कि इसका सही उत्तर ए होगा, यानी कि मोहम्मद शाह रंगीला और इनका शासनकाल 1719 से 48, फर्रुख सियर 1713 से 19, तो जहांदार शाह 1712 से 13, और फिर अहमद शाह 1748 से लेकर के 54, यानी कि सही उत्तर इसका ए हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 14, और 14 में लिखा है कि 10 जून 1707 ईस्वी को जजाऊ का युद्ध किसके बीच हुआ। दोस्तों जजाऊ एक जगह है जो आगरा के नजदीक है, और औरंगजेब के मृत्यु के बाद उनके विभिन्न पुत्रों के बीच सत्ता के लिए संघर्ष होने लगे, और इसी संघर्ष के क्रम में आगरा से लगभग 6-7 किलोमीटर दूर एक जगह है जजाऊ, जजाऊ। और जजाऊ नामक जगह पर मुअज्जम और आजम, मुअज्जम और आजम ये दोनों ही औरंगजेब का पुत्र था, और इनके बीच जजाऊ का युद्ध हुआ। इस युद्ध में मुअज्जम की विजय हुई, आजम की पराजय हो गई, वह मारा गया, और इस प्रकार औरंगजेब का उत्तराधिकारी उनका पुत्र मुअज्जम बना। और यही मुअज्जम आगे चल करके बहादुर शाह प्रथम के नाम से विख्यात हुआ। दोस्तों औरंगजेब उत्तराधिकार के युद्ध में विजय हासिल करके ही सत्ता को हासिल किया था, बड़ा वो सजग व्यक्ति था, और इसीलिए उन्होंने अपने जीवन काल में ही अपने साम्राज्य को अपने 3 पुत्रों के बीच मुअज्जम, आजम शाह और कामबख्श के बीच उन्होंने बंटवारा कर दिया था। इन तमाम चीज को उन्होंने बजावते अपने वसियतनामा पर लिखवाया, लेकिन जो होना रहता है उसे कोई टाल नहीं सकता है। उनके विभिन्न पुत्र के बीच आपस में संघर्ष होने लगे, और सबसे पहले मुअज्जम के द्वारा आजम शाह को पराजित किया गया, और आने वाले समय में उन्होंने कामबख्श को भी पराजित की, और सत्ता का प्रबल दावेदार के तौर पर वही उत्तराधिकारी बना, और उन्होंने ही शासन का संचालन किया। दोस्तों अगला सवाल, अगला सवाल कि थोड़ा सा
तकनीकी कारण से हाँ हाँ। अगला सवाल कि राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किस मुगल बादशाह ने दिया? राजा राम मोहन राय आधुनिक भारतीय इतिहास में एक महान समाज सुधारक और इन्हें ही धर्म और समाज सुधार का अग्रदूत भी कहते हैं आधुनिक भारतीय इतिहास में। और इन्हें राजा की उपाधि अकबर द्वितीय के द्वारा अकबर द्वितीय के द्वारा दिया गया। और अकबर द्वितीय का शासनकाल 1806 से लेकर 1837 ईस्वी के बीच। और अकबर द्वितीय की सबसे बड़ी उपलब्धि यही रही। इनके विषय में जो सवाल बनता है, जो प्रश्न पूछे जाते हैं अक्सर, कि अकबर द्वितीय ने ही राम मोहन राय को राजा की उपाधि दिया। दोस्तों अगला सवाल है कि सैयद बंधुओं का अंत किसके समय में हुआ? हम पहले भी चर्चा किए थे कि सैयद बंधु, इन्हें शासक निर्माता कहते हैं, किंग मेकर कहते हैं। और दो भाई इसमें शामिल थे, अब्दुल्ला खां और हुसैन अली खां, ये दो भाई शामिल थे। और इन्होंने लगभग 1713 ईस्वी से लेकर के 1720-21 ईस्वी तक मुगल साम्राज्य पर, मुगल सत्ता पर अपनी पकड़ मजबूत रखा। इन्हीं की सहायता से मोहम्मद शाह रंगीला बादशाह बना था। लेकिन जिस प्रकार की नीतियां हुसैन अली खां और अब्दुल्ला खां की हो रही थी, इससे असहज महसूस कर रहा था मोहम्मद शाह रंगीला। और इसी वजह से मोहम्मद शाह रंगीला के द्वारा सैयद बंधु का पतन किया गया। और इसके पतन में सबसे बड़ी भूमिका निजाम उल मुल्क का रहा, जिसे हम लोग चिनकिलीज खां भी कहते हैं। और इन्होंने ही हैदराबाद में स्वतंत्र सत्ता की स्थापना की थी। यानी कि मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला ने चिनकिलीज खां अर्थात निजाम उल मुल्क की सहायता से सैयद बंधु का पतन किया। अगला सवाल है कि अहमद शाह अब्दाली के भारत पर आक्रमण के समय यहां का शासक कौन था? बहुत इंपॉर्टेंट है ये अहमद शाह अब्दाली। आप सभी जानते हैं कि अहमद शाह अब्दाली अफगानिस्तान का शासक था। और मोहम्मद शाह रंगीला के शासनकाल से ही भारत के ऊपर इनका आक्रमण शुरू हो जाता है। और इन्होंने भारत पर कई आक्रमण किया। और उनके आक्रमण के समय आलमगीर द्वितीय, अहमद शाह, मोहम्मद शाह रंगीला, यानी कि उनके किसी न किसी आक्रमण का सामना इन तीनों शासकों ने किया। इसीलिए इसका उत्तर सही होगा डी। यानी कि एक तरह से आलमगीर द्वितीय भी, मोहम्मद शाह रंगीला भी और अहमद शाह भी उनका सामना किया। तो सही उत्तर हो जाएगा इसमें से कोई नहीं। हमारी कोशिश रहेगी कि हर एक प्रश्न जितना भी आधुनिक भारतीय इतिहास से बन सकता है, हम हर एक टॉपिक को लेकर के आपके सामने बारी बारी से आएंगे और हम चर्चा करते रहेंगे। तो दोस्तों आते हैं हम लोग आगे। और
इस अगले प्रश्न के क्रम में हम जैसा पहले ही बता रहे हैं कि हर एक सवाल का विस्तार से हम चर्चा करेंगे आपके सामने, और निश्चित तौर पर आप इससे काफी लाभान्वित हो सकते हैं। हमारी कोशिश है, जो बच्चे संकल्प में पढ़ रहे हैं, पढ़ चुके हैं, अब तक सफलता कहीं नहीं मिली है, या वैसे बच्चे जो किसी कारण से नहीं आ पा रहे हैं पटना संकल्प संस्थान में, वे बच्चे पूरी तरह से इस हमारे जितने भी क्वेश्चन का डिस्कस हम कर रहे हैं, आप हर एक सवाल पर पैनी नजर रखें, और कहीं आपको दिक्कत होती है तो हमारा फोन नंबर, संकल्प का जो नंबर है, उससे संपर्क करें, तो निश्चित तौर पर उससे काफी आपको लाभ मिलेगा। तो आइए हम आगे आते हैं। अगला सवाल है कि मुगलों के पतन का प्रमुख कारण क्या था। निश्चित तौर पर यह हर व्यक्ति जानना चाहता है और जानना चाहिए भी। इतना विशाल मुगल साम्राज्य, इतने दिनों तक मुगलों का शासन, इतने प्रभावशाली बादशाह, और इस साम्राज्य का आखिरकार पतन क्यों हुआ, यानी कि मुगल साम्राज्य के पतन के पीछे क्या कारण थे। हम यहाँ प्रमुख कारण के विषय में बात कर रहे हैं। तो यहाँ दोस्तों जितना भी कारण बताया गया है, अयोग्य उत्तराधिकारी, मराठों का उत्थान, सैनिक और दक्षता, और आर्थिक दिवालापन, ये चारों सही है। यानी कि मुगल साम्राज्य के पतन में इन चारों कारणों की भूमिका रही। इसके अलावे भी और कई कारण है, लगभग 10-12 कारण है जिन्होंने मुगल साम्राज्य के पतन को अवश्यंभावी कर दिया। हम प्रमुख कारण के विषय में इसमें से कोई एक चुनना है, इसमें सही उत्तर हो जाएगा अयोग्य उत्तराधिकारी। दोस्तों औरंगजेब के मृत्यु के बाद हम देखते हैं कि जितने भी शासक हुए, वे तमाम शासक अयोग्य, और उन्हीं के इन अयोग्यता के कारण मुगल साम्राज्य के पतन को बचाया नहीं जा सका। तो यहां जो सबसे सही उत्तर होगा अयोग्य उत्तराधिकारी, अयोग्य उत्तराधिकारी सही उत्तर होगा। इसको याद रखेंगे। दोस्तों अगला सवाल है कि पानीपत के तृतीय युद्ध के समय मुगल सम्राट कौन था। पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 ईस्वी में हुआ। भारतीय इतिहास में पानीपत के 3 युद्ध हुए, और तीनों ही युद्ध बहुत ही महत्वपूर्ण है। तीनों युद्ध एक निर्णायक है। प्रथम युद्ध जो हुआ था पानीपत का, इन्होंने भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना कर दी। बाबर इसी युद्ध में विजय हासिल करके भारत में मुगल सत्ता की स्थापना की। पानीपत का जो द्वितीय युद्ध हुआ, इसमें विजय हासिल करके अकबर ने हिंदुस्तान को पुनः अपने हाथ में लिया। और पानीपत का जो तृतीय लड़ाई है 1761 ईस्वी की हम बात कर रहे थे, यह युद्ध अफगानिस्तान के शासक अहमद शाह अब्दाली एवं मराठों के बीच हुई। मराठा शक्ति जैसे जैसे मुगल का पतन हो रहा था, मराठे सबसे बड़ी ताकत के रूप में भारत में उभर रहा था। पानीपत के तृतीय युद्ध के पहले तक
हिंदुस्तान में ऐसा लग रहा था कि मुगलों का स्थान मराठे ही ले लेंगे। लगभग लगभग हिंदुस्तान के अधिकांश भागों के ऊपर, अधिकांश क्षेत्रों के ऊपर मराठों का वर्चस्व स्थापित हो चुका था। मराठे चौथ और सरदेशमुखी जैसे कर वसूलना शुरू कर दिया था। लेकिन पानीपत के तृतीय युद्ध ने मराठों की तमाम उपलब्धियों पर पानी फेर दिया। 1761 ईस्वी में अफगानिस्तान के शासक अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच जो पानीपत की तृतीय युद्ध हुई, मराठे बुरी तरह पराजित हो गए। उसके अधिकांश सेनापति सैनिक मारे गए और इस समय मुगल बादशाह अत्यंत कमजोर स्थिति में था। उसका नाम था शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय और शाह आलम द्वितीय इस समय निर्वासित होकर के दिल्ली से लखनऊ में निवास कर रहा था। एक तरह से अवध के नवाब के संरक्षण में वो था। दोस्तों, अगला सवाल है कि इलाहाबाद की संधि किस मुगल शासक के काल में हुई? इलाहाबाद इलाहाबाद की संधि का भी भारतीय इतिहास में बहुत ज्यादा महत्व है। सबसे पहले ये जान लें कि इलाहाबाद की संधि 1765 ईस्वी में हुई थी और इस संदर्भ में इसका महत्व है कि 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध हुआ। बक्सर और बक्सर की लड़ाई में एक तरफ अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी थी और दूसरी ओर मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय, अवध के नवाब शुजा उद दौला तथा बंगाल के अपदस्थ नवाब मीर कासिम जैसी शक्तियां शामिल थी। और इन दोनों शक्तियों के बीच 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को बिहार के बक्सर नामक स्थान पर युद्ध हुआ और बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी कंपनी की विजय हुई। संयुक्त भारतीय जो शक्तियां थी उसकी पराजय हुई और इसी युद्ध के बाद 1765 ईस्वी में इलाहाबाद की संधि हुई और इलाहाबाद की संधि में मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय इसमें भाग लिया। और सिर्फ भाग ही नहीं लिया, इन्होंने एक तरह से हिंदुस्तान के गुलामी की दास्तां लिख दी। दोस्तों, इन्होंने ही पहली बार बंगाल, बिहार और उड़ीसा का जो क्षेत्र है इसमें भू राजस्व की वसूली का अधिकार अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया और इसके बदले अंग्रेजी कंपनी इन्हें 26 लाख रुपया पेंशन देना शुरू की। यानी कि अब अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के संरक्षण में इलाहाबाद में अंग्रेजी कंपनी के पेंशन पर शाह आलम द्वितीय निवास करने लगे। अपने आप में गुलामी की ये शुरुआत यहां से हम लोग मानते हैं। दोस्तों, अगला सवाल है कि बंदा बहादुर को फांसी पर 1716 ईस्वी में किस मुगल बादशाह ने चढ़ाया? यानी कि मुगल बादशाह वे कौन थे जिन्होंने सिख नेता बंदा बहादुर को फांसी पर लटकाया? तो थोड़ा सा हम आपको यहां पर पीछे की घटना बता दें कि सिख धर्म में कुल मिलाकर के 10 गुरु हुए। पहले गुरु नानक और 10वें और अंतिम गुरु जिनका नाम था गुरु गोविंद सिंह। और गुरु गोविंद सिंह ने स्पष्ट कर दिया कि हमारे बाद गुरु का पद समाप्त हो जाएगा और सिख में नेता का पद सामने आएगा, नेता। और आप देखेंगे कि बंदा बहादुर पहले सिखों के नेता बने और बंदा बहादुर ने
मुगलों के खिलाफ, मुगल बादशाह के खिलाफ बगावत किया। जो क्षेत्र मुगलों ने सिखों से छीन लिया था उसे फिर से वापस लेने की चेष्टा की, और इसी क्रम में आप देखेंगे कि फारुखसियर के द्वारा बंदा बहादुर को पकड़ लिया गया और उन्हें 1716 ईस्वी में फांसी पे लटका दी गई। दोस्तों, यहां बंदा बहादुर चढ़ गया फांसी पर। सिखों के लिए यह बहुत बड़ा एक नुकसान था। अगला सवाल है कि लाल कुंवरी नामक गणिका किस मुगल शासक के समय में राजकाज में अति प्रभावशाली रही? तो लाल कुंवरी इतिहास की एक बड़ी पात्र है, और कहते हैं कि मुगल बादशाह जहांदार शाह के शासनकाल में इसका प्रभाव बना। जहांदार शाह की यह प्रेमिका थी, और स्वाभाविक है, इतिहास गवाह है कि प्रेमिका के लिए तो लोग पूरे राज्य कुर्बान कर देते हैं। तो निश्चित तौर पर यहां ये समझे कि लाल कुंवरी से प्रेम करता था जहांदार शाह, और निश्चित तौर पर इस प्रेम का बलिदान तो देना ही था उन्हें, और इसीलिए लाल कुंवरी ने मुगल राजकाज में, मुगल प्रशासन में हस्तक्षेप करना शुरू किया, और इसका बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ा मुगल साम्राज्य को। दोस्तों, अगला सवाल है कि मिटाना भी पड़ता है, तो थोड़ा सा धैर्य रखेंगे। हर क्वेश्चन की चर्चा करेंगे हम विस्तार से। लगभग 100 सवाल होंगे, और ये 100 सवाल बहुत उपयोगी होगा। थोड़ा धैर्य बनाकर रखेंगे। तो आते हैं हम कि सवाल है कि शाह आलम द्वितीय का एक अन्य नाम था। तो शाह आलम द्वितीय का एक अन्य नाम था, यानी कि पहले के जो मुगल बादशाह होते थे उसमें बहुत ऐसे बादशाह हैं जिनका बादशाह बनने के पहले कुछ और नाम था, और बादशाह बनने समय उन्होंने अपना कुछ और नाम रख लिया। तो जहां तक शाह आलम द्वितीय का सवाल है, इनका अन्य नाम था अली गौहर, यानी कि अली गौहर ही बाद में मुगल शाह आलम द्वितीय के नाम से विख्यात हुए। दोस्तों, अगला सवाल है, नादिर शाह क्या लेकर ईरान लौटा? क्या लेकर के ईरान लौटा? हम चर्चा पहले भी कर चुके हैं कि नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहते थे, और नादिर शाह 1739 में भारत पर आक्रमण किया। वे सबसे पहले करनाल के युद्ध में, करनाल हरियाणा में है, मुगल सेना को पराजित किया। पुनः नादिर शाह दिल्ली पर आक्रमण किया, दिल्ली में काफी लूटपाट किए, नरसंहार किया, और काफी संपत्ति अर्जित की। और उनके इन पूरी जो
आक्रमण की योजना है, आक्रमण के समय उनके द्वारा किए गए कार्य है, उसमें पहला है कि लगभग 70 करोड़ की धनराशि वो प्राप्त किया। बिल्कुल सही है दोस्तों। दूसरा है कि शाहजहां का बनाया हुआ तख्त ए ताउस को हासिल किया। और तीसरा है कोहिनूर हीरा। तो ये तीनों सही है, यानी कि 70 करोड़ की धनराशि हासिल की, तख्त ए ताउस को हासिल किया और कोहिनूर हीरा भी हासिल किया, यानी कि उपर्युक्त सभी, ये सभी सही है। अगला सवाल है कि 1857 ईस्वी की क्रांति में भाग लेने के कारण अंग्रेजों द्वारा बहादुर शाह जफर को बंदी बनाकर कहां भेजा गया। हम दोस्तों चर्चा पहले भी किए थे कि बहादुर शाह जफर के विषय में आपको बताए थे कि बहादुर शाह जफर के विषय में आप समझें कि 1857 की क्रांति में भाग लेने के कारण अंग्रेजों द्वारा बहादुर शाह जफर को बंदी बना कहां भेजा गया। 57 ईस्वी के विद्रोह में मुगल बादशाह यानी कि भारतीय शक्ति की पराजय हो गई और अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी ने बहादुर शाह जफर को बंदी बना करके रंगून भेज दिया। रंगून यानी कि बर्मा, उन्हें भेज दिया। और इस प्रकार भारत में किसी प्रकार का मुगल बादशाह के पक्ष में भावनात्मक तौर पर फिर कोई बगावत ना हो जाए, इसी वजह से उन्होंने बहादुर शाह जफर को रंगून भेज दिया, बर्मा भेज दिया। और रंगून में ही 1762 ईस्वी में बहादुर शाह जफर की मृत्यु हुई। बहादुर जफर एक कवि भी था और बड़ा अच्छा उन्होंने लिखा है, कितना बदनसीब ए जफर, 2 गज जमीन न मिली कुएं यार की। वह दुख व्यक्त करता है, कितने बदनसीब हैं हम, कहने के लिए मुगल बादशाह, लेकिन हमें भारत का 2 गज जमीन दफनाने के लिए हासिल ना हो सका। इस पर वो गहरा दुख व्यक्त करता है। दोस्तों अगला सवाल है, कि अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया। बहुत इंपॉर्टेंट ये सवाल है। अहमद शाह अब्दाली अफगानिस्तान का शासक, कुल मिलाकर के इन्होंने भारत पर 8 बार आक्रमण किया। 8 बार अहमद शाह अब्दाली के आक्रमण हुए। और यही अहमद शाह अब्दाली है, इनके समस्त आक्रमण में सबसे जो महत्वपूर्ण आक्रमण था वो था पानीपत की तृतीय लड़ाई। और इसी पानीपत के तृतीय लड़ाई में उन्होंने मराठों को पराजित कर दिया और इतना तय कर दिया कि मुगल का स्थान मराठे नहीं ले पाएंगे। दोस्तों अगला सवाल है कि शाह आलम द्वितीय की हत्या किसने करवा दी। मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय और शाह आलम द्वितीय का समय लगभग आप देखेंगे कि लगभग इनका शासनकाल 1759 से लेकर के 1806 ईस्वी तक लंबा इसका शासनकाल है। और इनके शासनकाल में इनका वजीर गुलाम कादिर खां बड़ा प्रभावशाली हो गया। और कहते हैं
कि गुलाम कादिर खान ने पहले शाह आलम द्वितीय को अंधा बनाया और फिर उन्होंने 1806 ईस्वी में उनकी हत्या करवा दी। और इसमें तो बार बार हम चर्चा करते आ रहे हैं कि औरंगजेब की मृत्यु के बाद जितने भी मुगल बादशाह के विषय में आप देखेंगे, हर समय वजीर, मीरबख्शी, बड़े बड़े अधिकारी, सरदार वर्ग प्रभावशाली हो गए, मुगल बादशाह कमजोर होते गए, और ये जो प्रभावशाली लोग थे उन्हीं के मुट्ठी में ये मुगल बादशाह एक तरह से अपना जीवन यापन करने को विवश हो गए। और इस प्रश्न का जवाब होगा कि गुलाम कादिर खान ने शाह आलम द्वितीय की हत्या करवा दी। दोस्तों, अगला सवाल है कि बहादुर शाह की मृत्यु कहां और कब हुई? तो बहादुर शाह की मृत्यु कहां और कब हुई? तो बहादुर शाह की मृत्यु हम पहले भी चर्चा कर दिए हैं कि बहादुर शाह की मृत्यु रंगून में, बर्मा में 1862 ईस्वी में हुई। और बार बार इस बात को ध्यान रखिएगा कि बहादुर शाह जफर का जो मकबरा है वह भी रंगून ही में है। भारत के 3 मुगल बादशाह का मकबरा भारत से बाहर है वर्तमान में। पहला बाबर, उनका काबुल में है। दूसरा जहांगीर, उनका शहादरा लाहौर में यानी कि पाकिस्तान में है। और तीसरा बहादुर जफर, जिनका रंगून में। दोस्तों, अगला सवाल है कि भारत में जजिया कर को अंतिम रूप से समाप्त किसने किया? तो जजिया कर को अंतिम रूप से समाप्त किसने किया? थोड़ा सा जजिया के विषय में जान लें कि जजिया गैर मुसलमानों से लिया जाता था। इसका लंबा इतिहास है। 712 ईस्वी में जब अरब ने सिंध का विजय किया, पहली बार सिंध में ही जजिया कर को अरब मुसलमानों ने वहां के स्थानीय लोगों पर, गैर मुसलमानों पर लगाया। कालांतर में सल्तनत काल में, मुगल काल में भी ये कर जारी रहा गैर मुसलमान से। मतलब मुसलमान को छोड़ के हर वो वर्ग जो आमदनी करते थे उन्हें जजिया कर देना होता था। यह एक सुरक्षात्मक कर थी। और कई बार आप देखिएगा कई शासकों ने इसे हटाया, फिर से लागू किया गया। इसका लंबा इतिहास है, चर्चा किसी और क्लास में हम करेंगे इस पर विस्तार से। अभी आप ये जाने कि जजिया कर को अंतिम रूप से मोहम्मद शाह रंगीला ने 1720 ईस्वी में समाप्त किया। यानी कि मोहम्मद शाह रंगीला 1720 ईस्वी में जजिया कर को समाप्त किया। और फिर से इसके बाद किसी भी मुगल बादशाह ने लगाने की साहस नहीं की। यानी कि एकदम आप इस चीज को लॉक कर लें, समझ लें कि जजिया कर को अंतिम रूप से समाप्त करने वाला मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला था, जो 1720 में समाप्त किया। दोस्तों, अगला सवाल है कि बक्सर युद्ध के समय मुगल बादशाह कौन थे? बक्सर युद्ध की चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं और बहुत ही निर्णायक युद्ध है, महत्वपूर्ण युद्ध है बक्सर की लड़ाई। और बक्सर का युद्ध का जहां तक सवाल है तो बक्सर का युद्ध की चर्चा हम कर रहे थे कि बक्सर के युद्ध के समय, बक्सर के युद्ध के समय आप देखिएगा कि जहां तक मुगल बादशाह का प्रश्न है, हम बार बार चर्चा कर चुके हैं, कई बार चर्चा किए हैं, फिर बता दें कि शाह आलम द्वितीय और शाह आलम द्वितीय काल में ही बक्सर की लड़ाई हुई, इलाहाबाद की संधि हुई, जानना जरूरी है। 1764 इसका वर्ष होगा। अगला सवाल है
किस मुगल बादशाह को घृणित कायर कहते हैं? घृणित कायर, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। औरंगजेब की मृत्यु के बाद जितने भी मुगल बादशाह हुए, इसी प्रकार के कोई न कोई उपनाम से उन्हें जाना गया, कई उपनाम से जाना गया, और इसी उपनाम एक नाम है घृणित कायर। और घृणित कायर फर्रुखसियर को कहा गया, फर्रुखसियर, क्योंकि फर्रुखसियर एक बादशाह के रूप में जिस प्रकार से कायराना वो कार्य करता था, इसीलिए विद्वानों ने उनका उपनाम दे दिया घृणित कायर। अगला सवाल है कि बहादुर शाह प्रथम का मूल नाम क्या था? बहादुर शाह प्रथम, और बहादुर शाह प्रथम का शासनकाल पहले भी बताया आपको हम, 1707 से 1712 ईस्वी, और इसका मूल नाम था मुअज्जम। मुअज्जम दोस्तों, मुअज्जम, आजम शाह और कामबख्श, ये तीनों औरंगजेब का पुत्र था। औरंगजेब के मृत्यु के बाद तीनों के बीच सत्ता के लिए संघर्ष हुए, उसमें मुअज्जम की विजय हुई, और मुअज्जम बहादुर शाह प्रथम के नाम से अपने को बादशाह घोषित किया। दोस्तों अगला सवाल है कि निम्न में से किस बादशाह को पहला उत्तरवर्ती मुगल बादशाह माना जाता है? यानी कि उत्तरवर्ती, औरंगजेब के बाद के काल को उत्तर मुगल काल कहते हैं। आज हमारा टॉपिक भी यही है, उत्तर मुगल कालीन भारत या उत्तर मुगल कालीन बादशाह के विषय में आज हम चर्चा कर रहे हैं आपके बीच। और उत्तर मुगल कालीन पहले शासक हुए बहादुर शाह प्रथम। एक व्यक्ति को कई नाम से जानते हैं, एक शासक से कई सवाल बनता है, थोड़ा सा कंसस रहने की आवश्यकता है। सवाल को ध्यान से पढ़ना है, ध्यान से समझना है, उत्तर को ढूंढना है, कहीं कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। अगला सवाल दोस्तों है कि नादिर शाह का भारत में प्रथम आक्रमण किस स्थान पर हुआ? नादिर शाह, याद रखेंगे फिर से, ईरान का नेपोलियन नादिर शाह बड़ा आक्रामक था, और मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला के शासनकाल में इनका भारत पर आक्रमण हुआ, और पहला आक्रमण करनाल हरियाणा 1739, बड़ा फेमस आक्रमण है, क्योंकि इसी करनाल के युद्ध में नादिर शाह ने मुगल फौज को बुरी तरह से पराजित किया, और खास करके उत्तर मुगल काल में इतने बड़े युद्ध में पराजय का सामना करने वाला ये पहला भारतीय बादशाह था। और कोई विदेशी आक्रांता, कोई विदेशी शासक भारत के अंदर प्रवेश करके और भारतीय शक्तियों को, औरंगजेब की मृत्यु के बाद की बात कर रहे हैं हम, शिकस्त देने का साहस अगर कोई किया था, पहला नादिर शाह। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा करनाल या हरियाणा। दोस्तों अगले प्रश्न की हम बात आपके साथ हम करें, इसके पहले हम ये बता दें कि संकल्प सिविल सर्विसेज जो बाजार समिति और बहादुरपुर थाना के सामने है, वर्षों से, लगभग 30 वर्षों से प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों की सेवा में पूरी समर्पण के साथ लगी रही है। दोस्तों 30 वर्ष का सफर तय करना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। आप समझ सकते हैं 30 साल कितना बड़ा होता है। और संकल्प नित्य नए नए आयाम, नए नए कीर्तिमान स्थापित करती रही है। आप निश्चित तौर पर अगर प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करते हैं, बीपीएससी, यूपीएससी, बिहार दरोगा, बिहार एसआई, टीआरई 4, किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी आप करते हैं, उचित और सही मार्गदर्शन आपको संकल्प में मिलेगा। और बहुत ही इसका प्राइम लोकेशन है, ये बाजार समिति बहादुरपुर थाना के सामने स्थित है। बिना किसी परेशानी का आप आ सकते हैं। यहाँ नियमित क्लास चलता है, अंग्रेजी माध्यम में, हिंदी माध्यम में, हर कोर्स, हर परीक्षा के लिए अलग अलग
यहाँ बड़े बड़े विशेषज्ञों के माध्यम से यहाँ तैयारी कराई जाती है। टेस्ट सीरीज की बहुत अच्छी व्यवस्था है और संकल्प की टीम अपने आप में बहुत ही मजबूत है और वर्षों से अनुभवी है। निश्चित तौर पर आप अगर इस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, एक बार संकल्प में अवश्य जुड़ें, आपका विश्वास और मजबूत होगा। और कहीं अगर कोई कमी रह गई होगी आपके भीतर, तो फिर संकल्प उस कमी को दूर करेगा, सफलता के मार्ग पर आपको अग्रसर करेगा। दोस्तों, हम बात कर रहे थे अगले सवाल के विषय में। तो अगला सवाल आपके सामने है कि निम्न में से किस मुगल शासक, एक बार फिर बता दें आपको हम कि सवाल है कि निम्न में से किस मुगल शासक के शासनकाल में हैदराबाद, बंगाल, अवध और कर्नाटक राज्य की स्थापना हुई। दोस्तों, हम कई बार चर्चा किए हैं कि औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य के पतन का दौर आरंभ हो गया और इसी क्रम में आप देखेंगे कि वो शासक थे मोहम्मद शाह रंगीला। मोहम्मद शाह रंगीला, रंगीला बादशाह भी कहते थे। और इन्हीं मोहम्मद शाह रंगीला यानी कि डी आंसर जो है, इनके काल में हैदराबाद, बंगाल, अवध, कर्नाटक जैसे कई स्वतंत्र राज्यों का उदय हुआ, जिन्होंने मुगल साम्राज्य से अपना नाता तोड़ लिया और इस प्रकार एक विखंडित भारत का यहां शुरुआत हो जाता है। दोस्तों, अगला सवाल है कि निम्न में से किस मुगल शासक ने राजा जय सिंह द्वितीय को सबाई की उपाधि प्रदान की? यानी कि किस मुगल बादशाह के द्वारा, राजस्थान के राजा थे राजा जय सिंह द्वितीय, इनको सबाई राजा की उपाधि दी गई? सही उत्तर इसका होगा औरंगजेब। अगला है कि निम्न में से किस मुगल शासक को लंपट मूर्ख कहा गया? लंपट मूर्ख, हम पहले भी कहे थे, औरंगजेब की मृत्यु के बाद जो मुगल बादशाह हुए, इसी प्रकार के कोई न कोई उपनाम से, चूंकि इस प्रकार की उनकी नीतियां होती थी कि इस प्रकार के नाम से नवाजा गया। और इसका सही उत्तर होगा जहांदार शाह। यानी कि जहांदार शाह को लंपट मूर्ख के नाम से जाना जाने लगा। लंपट मूर्ख जहांदार शाह उन्हें कहते थे, क्योंकि उनके द्वारा जो कार्य की जाती थी वो निश्चित तौर पर कह सकते हैं एक शासक से इस प्रकार के कार्यों की उम्मीद नहीं की जा सकती है, और इसीलिए लंपट मूर्ख के नाम से उन्हें हम लोग जानते हैं। दोस्तों, अगला सवाल है कि निम्न में से किसने बहादुर शाह प्रथम को शाह ए बेखबर की उपाधि दिया? शाह ए बेखबर, शाह ए बेखबर। यहां प्रश्न पे गौर कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 38 है। अच्छे से समझिए कि किसने बहादुर शाह प्रथम को शाह ए बेखबर, इसका अर्थ होता है वैसा शाह, वैसा शासक जो अपने साम्राज्य के विभिन्न कार्यों से बेखबर है। उनको पता नहीं चल रहा है हमारे साम्राज्य के सीमा के भीतर कहां पर क्या कार्य हो रही है। और ये जो प्रश्न है इसका सही उत्तर होगा खफी खां। खफी खां के विषय में कहा गया है क्योंकि बहादुर शाह प्रथम के काल में एक जागीर संकट आ गया। जागीर संकट का यह मतलब हुआ कि बड़े पैमाने पर बहादुर शाह प्रथम ने अपने मनसबदारों को, अपने अधिकारियों को वेतन के तौर पर जागीर का आवंटन किया। उन्होंने एक ही जागीर को कई जागीरदारों के नाम आवंटित कर दिया और इसलिए विभिन्न जागीरदारों के बीच, विभिन्न मनसबदारों के बीच उस जागीर को हासिल करने के लिए संघर्ष होने लगे। और बादशाह को पता भी नहीं था कि कौन सी जागीर किसके नाम से आवंटित किया गया है। इसीलिए
खफी खां ने उन्हें शाह ए बेखबर जैसी संज्ञा दिया है। दोस्तों अगला सवाल है कि वह अंतिम मुगल बादशाह जिसके संबंध में कुछ अच्छे शब्द कहे जा सकते हैं, वो बादशाह कौन था? औरंगजेब तक की तो बात छोड़ दें हम लोग, उत्तर मुगल काल का हमारा अभी चैप्टर है, और बार बार कहते हैं उत्तर मुगल काल में करीब 12 बादशाह हुए, उसमें कौन वो अंतिम मुगल बादशाह था जिसके विषय में कहा गया है कि इनके विषय में कुछ अच्छे शब्द कहे जा सकते हैं, यानी कि उनके बाद जो हुए अच्छे शब्द उम्मीद नहीं की जाती है। और वो बादशाह थे बहादुर शाह प्रथम, 1707 से 1712, यानी कि बहादुर शाह प्रथम अंतिम मुगल बादशाह थे जिनके विषय में कुछ अच्छे शब्द कहे जा सकते हैं। बाकी मुगल बादशाह के विषय में अच्छे शब्द को चुनना बड़ा मुश्किल भरा हुआ काम है। दोस्तों अगला सवाल है कि अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर आक्रमण किस स्थान पर किया? तो अहमद शाह अब्दाली अफगानिस्तान का शासक था। कई बार उन्होंने भारत पर आक्रमण किया, कई बार, 8 बार आक्रमण किए, और इसमें जो उसका पहला आक्रमण है वो है पंजाब, यानी कि बी। आप याद रखेंगे कि अहमद शाह अब्दाली सबसे पहले भारत के पंजाब पर आक्रमण किया। अगला सवाल है कि निम्न में से किसे दुरानी यानी कि मोतियों का मोती कहा जाता है? तो दुर्रे दुरानी यानी कि मोतियों का मोती कहा जाता है, तो निश्चित तौर पर आपके मन में यह सवाल आएगा कि मोतियों का मोती यानी कि दुर्रे दुरानी किसे कहते हैं, और इसके लिए 4 ऑप्शन दिया गया है, और इसी में से आपको चुनना है। और हाँ, तो इसमें एक ऑप्शन है नादिर शाह, दूसरा अहमद शाह अब्दाली, तीसरा है आलमगीर द्वितीय, और चौथा है अहमद शाह अब्दाली। इसका सही उत्तर हो जाएगा अहमद शाह अब्दाली। अगला सवाल है किस इतिहासकार के अनुसार मुगल साम्राज्य के पतन का मुख्य कारण सैनिक अदक्षता था? हम पहले ही बताए कि मुगल साम्राज्य के पतन के पीछे कई कारण थे, और इन कई कारणों में एक कारण है सैनिक अदक्षता। निश्चित तौर पर सैनिक अदक्षता के कारण भी मुगल साम्राज्य का पतन हुआ, और यह विचार दिया है इतिहासकार जदुनाथ सरकार के द्वारा। अगला है क्वेश्चन, फॉल ऑफ द मुगल एम्पायर नामक पुस्तक किसने लिखी? तो फॉल ऑफ मुगल एम्पायर यानी मुगल साम्राज्य का पतन नामक किताब लिखा है सर जदुनाथ सरकार, और विस्तार से चर्चा किया उन्होंने कि मुगल साम्राज्य के पतन के पीछे आखिर क्या क्या कारण थे। अगला सवाल है कि पार्टीज एंड पॉलिटिक्स इन मुगल कोर्ट पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो पार्टीज एंड पॉलिटिक्स यह जो किताब है इसके लेखक हैं सतीश चंद्र, और इसमें उन्होंने मुगलों के विषय में, मुगलों के नीतियों के विषय में, न्याय व्यवस्था के विषय में बहुत ही विस्तार से चर्चा किया है। अगला सवाल है कि
आलमगीरनामा नामक ग्रंथ के लेखक कौन थे? आलमगीरनामा, आलमगीरनामा औरंगजेब के समय का ये किताब है और इसको लिखा है मिर्जा मोहम्मद काजिम। मिर्जा मोहम्मद काजिम, कि ये इसका सही उत्तर होगा। अगला है कि बहादुर शाह के दरबार में कब एक डच प्रतिनिधि शिष्टमंडल भारत आया? तो बहादुर शाह प्रथम का जो काल है हम कई बार चर्चा कर चुके हैं, 1707 से 1712, और इसी क्रम में आप देखिएगा कि 1711 ईस्वी में दरबार में डच प्रतिनिधि मंडल आया था। अगला जो सवाल है दोस्तों, इस सवाल की चर्चा हम करते हैं आपके साथ, और उस सवाल का जो नाम है उसे इस रूप में आप देख सकते हैं कि उस सवाल का नाम है कि निम्न में से किस मुगल शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को 1748 ईस्वी में शाही फरमान जारी किया, जिसे ईस्ट इंडिया कंपनी का मैग्ना कार्टा कहते हैं? इसका चर्चा हम कर चुके हैं पहले, विस्तार से बता दिए हैं अगले पिछले क्वेश्चन में, फर्रुखसियर। अगला है कि जिज मोहम्मद शाही नामक खगोल की सारणी सर्वप्रथम किसने तैयार करवाई थी? तो निश्चित तौर पर दोस्तों जिज मोहम्मद शाही नामक जो पुस्तक है, इस पुस्तक का संबंध मुख्य रूप से आप देखिएगा कि खगोल विद्या के साथ है, और खगोल विद्या के साथ होने के कारण खगोल विद्या से बड़ा अच्छा संबंध था जयसिंह द्वितीय का, और इसका सही उत्तर है जयसिंह द्वितीय। अगला है कि औरंगजेब द्वारा बंदी बनाए गए संभाजी के पुत्र शाहू को किस मुगल बादशाह ने आजाद कर दिया? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये। औरंगजेब के द्वारा आप देखेंगे कि शाहू को बंदी बनाया गया था, मुगल कैद में रखा गया था, लेकिन औरंगजेब के मृत्यु के बाद आप देखेंगे कि बहादुर शाह प्रथम शासक बना, और बहादुर शाह प्रथम ने शाहू को रिहा कर दिया। इस रिहा करने के पीछे शाहू से कोई सिंपैथी उसकी नहीं थी, इसके पीछे बड़ा रहस्य था, बड़ा षड्यंत्र था, और षड्यंत्र यह था कि शाहू जब अपने मराठा क्षेत्र में जाएंगे तो उस समय मराठा का शासन उनकी चाची ताराबाई देख रही थी, दोनों के बीच संघर्ष होगा, गृह युद्ध होंगे, और इसका लाभ उठा करके मराठा क्षेत्र में मुगल का विस्तार और अधिक होगा। लेकिन बालाजी बाजीराव नामक एक व्यक्ति इस चीज को भांप लिया, और उन्होंने बहादुर शाह प्रथम की योजना को विफल कर दिया, और अंत में कई मराठा सरदार को मिला करके उन्होंने शाहू को छत्रपति बनाया। अगला सवाल है दोस्तों कि किस मुगल शासक के समय मुगलों द्वारा सिक्का ढालना बंद कर दिया गया? तो सिक्का ढालना बंद कर दिया गया तो अपने आप में सिक्का का तो मुगल अर्थव्यवस्था के साथ बड़ा गहरा संबंध है, और सिक्का को जो बंद कर दिया गया इसका सही उत्तर होगा अकबर द्वितीय। अकबर द्वितीय, और अकबर द्वितीय के काल में आप देखिएगा कि सिक्का ढालना बंद हो गया। अगला सवाल है कि मराठों को दक्कन में सरदेश मुखी वसूलने का अधिकार किस मुगल शासक ने दिया? तो सरदेशमुखी की बात हम कर रहे थे, तो सरदेशमुखी के विषय में थोड़ा सा आप समझ लें कि मराठा इतिहास में दो कर बहुत चर्चा में था। एक कर का नाम था चौथ, एक चौथ था,
और दूसरा था सरदेशमुखी, चौथ और सरदेशमुखी। चौथ जो होता था वो समस्त आमदनी का एक चौथाई भाग होता था, और सरदेशमुखी जो था वो सरदेशमुखी पूरे आमदनी का 10% ये था। और मुगल बादशाह शाह आलम के द्वारा, शाह आलम के द्वारा मराठों को ये कर वसूलने का अधिकार दिया गया। अगला सवाल है कि सैयद बंधु इतिहास में नृप निर्माता यानी किंग मेकर के रूप में जाने जाते हैं, और चर्चा पहले भी किए। इसमें दो नाम, अब्दुल्ला खां, हुसैन अली खां, यानी कि इसका उत्तर सही हो जाएगा शी, अब्दुल्ला खां और हुसैन अली खां। अगला है किस मुगल शासक का राज्याभिषेक पटना बिहार में हुआ? तो इंपॉर्टेंट सवाल है, खास के जो बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, सवाल के बाद पूछा भी गया है कि किस मुगल बादशाह का राज्याभिषेक पटना में हुआ? इसका सही उत्तर हो जाएगा फर्रुखसियर, फर्रुखसियर। अगला सवाल है कि बिहार में किस मुगल शासक का राज्याभिषेक अंग्रेजों के संरक्षण में हुआ? सवाल पे गौर कीजिएगा, ध्यान से समझिएगा कि बिहार में किस मुगल शासक का राज्याभिषेक अंग्रेजों के संरक्षण में हुआ? तो अंग्रेजों के संरक्षण में हुआ, इसका सही उत्तर हो जाएगा शाह आलम द्वितीय, शाह आलम द्वितीय। अगला सवाल है कि राजकुमार अजीम को किसने बिहार का सूबेदार बनाया? राजकुमार अजीम एक फेमस चेहरा है, एक फेमस पर्सनैलिटी है, और राजकुमार अजीम को आप देखेंगे कि अंतिम महान मुगल बादशाह औरंगजेब के द्वारा सूबेदार नियुक्त किया गया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा औरंगजेब। तो दोस्तों इस प्रकार के बहुत ऐसे सवाल की चर्चा हम आपके साथ, आपके बीच हम करेंगे, और इससे जुड़ा हुआ और भी कई सवाल है जो अभी बाकी है, और आप इसे सुनिए। निश्चित तौर पर थोड़ा इसमें वक्त लग रहा है, लेकिन और विस्तार से हम चर्चा कर रहे हैं, और विस्तार से चर्चा करने के कारण इतना तो तय है कि आपको थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा, थोड़ा समझना पड़ेगा, और यदि आप बढ़िया से समझ जाते हैं तो इतना तय है कि उत्तर मुगल काल से जुड़ा हुआ जो भी सवाल पूछा जाएगा, इसके पहले एक पेज, जो भी सवाल पूछा जाएगा, एक पेज पहले सवाल पूछा जाएगा, आपसे मिस नहीं होगा। इतना आपको हम आश्वस्त करते हैं कि उत्तर मुगल काल से जुड़ा हुआ जितने भी सवाल, इसके बाद वाला जितने भी सवाल, तीसरा पेज, सवाल पूछा जाएगा, उन तमाम सवाल का एक सटीक जो जानकारी है वो आपको हम देने की चेष्टा कर रहे हैं। और निश्चित तौर पर 150 साल का इतिहास है उत्तर मुगल काल, और 150 साल का इतिहास होने के वजह से कुछ तो आपको मेहनत करना पड़ेगा, और ये मेहनत निश्चित तौर पर आपके लिए बहुत ही गागर में सागर की बात हम कर रहे थे उसके समान होगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि बहुत ही अच्छी तरह से आप इसे समझते होंगे, और एक दिन इस पे और हम लेंगे, और उसमें इस चीज को जो छूट गया है, जो छूट गया है वो उसे हम पूरा करेंगे। थोड़ा सा तकनीकी कारण से पेज नंबर 3, पेज नंबर 3, पेज नंबर 3, हाँ आ रहा था वो, उसी पे काम कर रहे थे हम, वो ये दब गया था।
क्लीन ऑल दब गया था। क्लीन ऑल दब गया था, उसको पेज नंबर 3 लाइएगा। 3 वो क्लीन ऑल दब गया था। हाँ, 41 के बाद से, 41 के बाद से, चूंकि लगभग 100 सवाल इस टॉपिक से जुड़ा हुआ है, तो 100 क्वेश्चन करीब इसमें है, और बहुत ही उपयोगी है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इसको जानना जरूरी है। थोड़ा खेद है, तकनीकी कारण से थोड़ा विलंब हुआ, और जो आगे का सवाल अभी है बचा हुआ, उसकी चर्चा हम करेंगे। तो ध्यान से आप उसे सुनने का प्रयास कीजिएगा। तकनीकी कारण था, और तकनीकी कारण, अगला सवाल था कि अगला सवाल था कि राजकुमार अजीम को किसने बिहार का सूबेदार बनाया। तो इसमें हम चर्चा किए थे, इसका सही उत्तर हो जाएगा औरंगजेब। अगला सवाल है कि पटना को अजीमाबाद नाम किसने दिया। आप सभी इस चीज को जाने हैं कि पटना को अजीमाबाद के नाम से भी जानते हैं, और अजीमाबाद नाम दिया था राजकुमार अजीम ने, यानी कि अजीम के द्वारा पटना को अजीमाबाद कहा गया। अगला है कि मुगल प्रांत बनने के बाद बिहार का गवर्नर बना, यानी कि जब मुगल का प्रांत बन गया तब बिहार गवर्नर कौन बना। इसका सही उत्तर होगा बी, मिर्जा अजीज कोक तलाश। अगला है किस मुगल राजकुमार ने अपने विद्रोह के क्रम में बिहार में शरण ली। तो कुछ ऐसे भी मुगल राजकुमार थे कि जब विद्रोह होता था तो विद्रोह के बाद वे बिहार में आकर के शरण लेते थे, और इस रूप में आप देखेंगे कि शाहजहां, शाहजहां का एक नाम खुर्रम भी था, यानी कि सी उत्तर होगा, और शाहजहां ने बिहार में शरण ली थी मुगल राजकुमार के रूप में। अगला है कि राजकुमार अजीम द्वारा
अजीमाबाद को बसाने में कितना व्यय हुआ? तो राजकुमार अजीम के द्वारा आप देखेंगे और बड़ा ठीक है, ज्यादा बड़ा हो गया। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है। राजकुमार अजीम के द्वारा हम बता रहे थे कि अजीमाबाद को बना कितना व्यय हुआ। सही उत्तर होगा इसका 1 करोड़, 1 करोड़ रुपया व्यय हुआ। अगला है कि बिहार पर दिल्ली का नियंत्रण वास्तव में किस मुगल साम्राज्य के शासन काल के दौरान समाप्त हो गया? बहुत इंपॉर्टेंट ये सवाल है कि बिहार पर दिल्ली का नियंत्रण वास्तव में किस मुगल सम्राट के शासनकाल के दौरान समाप्त हो गया? इसका सही उत्तर होगा शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय। हाँ, किस मुगल शासक के काल में बिहार और बंगाल के नवाबों का नियंत्रण स्थापित हुआ? तो इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा शाहजहां। शाहजहां यानी कि शाहजहां के काल में मुगल शासन बिहार और बंगाल पर के नियंत्रण में नवाब के पास आ गया। अगला सवाल है कि 1757 ईस्वी में अहमद शाह अब्दाली ने आलमगीर द्वितीय को पराजित कर दिल्ली पर अधिकार कर लिया। लौटते हुए इसने मीर बख्शी एवं अपने एजेंट के रूप में किसे नियुक्त किया? तो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सवाल है कि अहमद शाह अब्दाली भारत पर आक्रमण तो करता ही था, लेकिन आक्रमण करने के बाद, विजय हासिल करने के बाद यहां अब अपना वो प्रतिनिधि भी नियुक्त करना शुरू कर दिया। और इस रूप में सही उत्तर हो जाएगा नजीबुद्दौला। यानी कि 1757 ईस्वी में अहमद शाह अब्दाली जब यहां से विजय करके लौटा तो नजीबुद्दौला को अपना उन्होंने उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। हो गया। हाँ। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन मुगल साम्राज्य का अंतिम शासक हुआ जो नाम मात्र का था? जो नाम मात्र का था। तो इसमें ए में है बहादुर शाह द्वितीय, फिर बहादुर शाह प्रथम, फिर आलमगीर द्वितीय, एक है शाहजहां द्वितीय। तो निम्न में से कौन मुगल साम्राज्य का अंतिम शासक हुआ जो नाम मात्र का था? इसका सही उत्तर हो जाएगा
बहादुर शाह द्वितीय, यानी कि ए इसका उत्तर होगा, क्योंकि ये नाम मात्र का शासक था। इस समय पूरी शक्तियां हैं, हाँ इसीलिए छोटा कर रहे थे। बहादुर शाह द्वितीय या जफर। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला है कि बहादुर शाह को प्रशासनिक लापरवाही के कारण शाह ए बेखबर कहा जाता था, सही है। दूसरा है, जहांदार शाह पर लाल कोरी नामक गणिका का प्रभाव था, यह भी सही है। तीसरा है, सफदर जंग अहमद शाह का वजीर था, यह भी सही है। चौथा है, अकबर द्वितीय अंग्रेजों के संरक्षण में बादशाह बनने वाला प्रथम मुगल बादशाह था। ये तीनों चारों ही सही है, और इसलिए आप देखेंगे इसका सही उत्तर डी हो जाएगा, यानी कि ए 1 2 3 और 4 ये तमाम इसमें सही है। अगला सवाल है दोस्तों कि रोशन अख्तर किसका दूसरा नाम है? रोशन अख्तर किसका दूसरा नाम है? इसका से उत्तर हो जाएगा मोहम्मद शाह रंगीला। मोहम्मद रंगीला बादशाह बनने के पहले रोशन अख्तर के नाम से ही जाना जाता था। अगला सवाल है कि किसके शासनकाल में किसके शासनकाल में हिजड़ों तथा महिलाओं के एक वर्ग का प्रभाव बढ़ा? इसका सही उत्तर होगा अहमद शाह, यानी कि अहमद शाह के काल में आप देखिएगा कि हिजड़े और महिला का प्रशासन में काफी प्रभाव बढ़ गया, और वही तय करने लगे कि किस प्रकार से मुगल साम्राज्य, मुगल प्रशासन का अब संचालन होगा। अगला सवाल है कि कौन मुगल बादशाह खुतबा का प्रतिरूप परिवर्तित करना चाहता था, परंतु उलेमा के आक्रामक विरोध के कारण उसे क्रियान्वित नहीं किया जा सका? इसमें जो है कुल मिला के 4 ऑप्शन है, और इस 4 ऑप्शन में सबसे जो पहला ऑप्शन आप देख रहे हैं वो है अकबर, दूसरा है औरंगजेब, तीसरा है बहादुर शाह प्रथम, चौथा फारुखसियर। इसका सही उत्तर होगा बहादुर शाह प्रथम। अगला सवाल है कि निम्न में किस शासक ने उर्दू को राजकीय संरक्षण प्रदान किया? उर्दू को किसने? तो उर्दू को राजकीय संरक्षण प्रदान करने वाला जो पहला शासक था उसका नाम था मोहम्मद शाह, यानी मोहम्मद रंगीला के द्वारा उर्दू को राज के संरक्षण दिया गया। उर्दू का इसमें काफी विकास हुआ। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने मोहम्मद शाह द्वारा जगत सेठ की उपाधि प्राप्त की? तो मोहम्मद शाह रंगीला के द्वारा जगत सेठ की उपाधि फतेह चंद्र को दिया गया। फतेह चंद्र अर्थात सी उत्तर होगा। अगला है कि निम्न में से अवध के किस शासक को मुगल सम्राट का प्रथम वजीर नियुक्त किया गया? तो मुगल सम्राट का जो प्रथम
वजीर नियुक्त किया गया उसमें सही नाम होगा सो आदत खां। थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक यहां पे है तो ध्यान रखेंगे। सो आदत खां, सो आदत खां, ये इसका उत्तर होगा। अगला है कि मदद ए मासा अनुदानों की किसने पूर्णतया वंशानुगत बना दिया। तो मदद ए मासा एक प्रकार का भूमि अनुदान थी और ये भूमि अनुदान जरूरतमंद लोगों को दी जाती थी और इस भूमि अनुदान को आरंभ में ये वंशानुगत नहीं था। ये जो जिनकी उपलब्धि रहती थी उन्हें दी जाती थी और उनके जीवन काल के बाद इस भूमि को वापस ले लिया जाता था। लेकिन आप देखेंगे कि इसे बहादुर शाह प्रथम के काल में आकर इसे वंशानुगत कर दिया गया। बहादुर शाह प्रथम के काल में इसे वंशानुगत कर दी गई, यानी कि डी। अगला है जुल्फिकार खान वजीर का सहयोग किस मुगल शासक को मिला। जुल्फिकार खान, इसका सही उत्तर हो जाएगा जहांदार शाह। ये ध्यान रखें कि जुल्फिकार खां की सहायता से ही जहांदार शाह बहादुर शाह प्रथम के बाद शासक बनने में सफलता हासिल की। अगला सवाल है निम्न में से किस बंदरगाह को काबुल मक्का यानी कि मक्का द्वार कहते हैं। मक्का द्वार किसे कहते हैं, इसका उत्तर सही होगा बी, यानी कि सूरत बंदरगाह को कहते हैं काबुल, बाबुल मक्का यानी कि मक्का का द्वार, बाबुल मक्का कहते हैं सूरत के बंदरगाह को। अगला है आगरा और फतेहपुर सीकरी दोनों लंदन से बड़ा है, यह कथन किसका है। यानी कि किस विद्वान ने कहा है कि आगरा और फतेहपुर सीकरी जो है ये दोनों ही जो शहर है वो लंदन से बड़ा है। और सही उत्तर इसका रॉल्फ फिच, यानी कि रॉल्फ फिच नाम के विद्वान ने कहा कि आगरा और फतेहपुर सीकरी, बड़ा महत्व है फतेहपुर सीकरी का। फतेहपुर सीकरी जो है अकबर के समय में इसका निर्माण हुआ था, अकबर ने इसे अपना राजधानी भी बनाया। और ये जो शहर है आप इस चीज को अच्छे से समझें कि लंदन से बड़ा उन्होंने इसे बताया है। अगला प्रश्न है कि मासीर ए आलमगिरी के लेखक कौन है। मासीर ए आलमगिरी, तो मासीर ए आलमगिरी के जो लेखक हैं उनका नाम है साकी मुस्तैद खां, यानी कि डी इसका उत्तर होगा। अगला फुतुहात ए आलमगिरी के लेखक कौन है। फुतुहात ए आलमगिरी औरंगजेब के समय का है ये, लेखक इसके हैं ईश्वरदास नागर ए। अगला है उत्तर मुगल काल में स्थापित स्वतंत्र राज्यों के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। इसमें ए है जयपुर गुलाबी नगरी की स्थापना जयसिंह के द्वारा किया गया। दूसरा है अवध स्वतंत्र राज्य की स्थापना आदत खान ने किया। कर्नाटक स्वतंत्र राज्य की स्थापना नादिर शाह के द्वारा। और चौथा है कि बंगाल स्वतंत्र राज्य की स्थापना मुर्शिद कुली खां। यानी कि इस सवाल चार जो ऑप्शन है इसमें गलत उत्तर के तौर पर आप देखेंगे कि सी। और अगला 79 प्रश्न के विषय में हाँ हम बात करें और इसमें आप देखेंगे कि निम्न में से प्रथम मुगल बादशाह कौन था
जो अंग्रेजों का प्रथम पेंशनर बना, यानी कि वह मुगल बादशाह कौन था जो पहली बार अंग्रेजों से पेंशन लिया। और इसमें सही उत्तर हो जाएगा शाह आलम द्वितीय। आप सभी जानते हैं कि शाह आलम द्वितीय ने इलाहाबाद की संधि की थी और अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी के संरक्षण में इलाहाबाद में रहने लगा और 26 लाख रुपया अंग्रेजी कंपनी उन्हें पेंशन देना आरंभ किया। अगला है फारूक शेर की हत्या निम्न में से किसने किया? फारूक शेर। और इसका सही उत्तर हो जाएगा सैयद बंधु। दोस्तों फारूक शेर ने सैयद बंधु की सहायता से बादशाह बना और यही फारूक शेर सैयद बंधु के खिलाफ षड्यंत्र भी शुरू कर दी। और जिस बात की जानकारी उन्हें मिली तो सैयद बंधु ने फारूक शेर की हत्या करवा दिया। अगला है करनाल का युद्ध कब हुआ? करनाल पहले भी बता चुके हैं आपको हम, 1739 में ये युद्ध हुआ ईरान के शासक नादिर शाह और मुगल सैनिकों के बीच। और अंतिम सवाल जो आज हम चर्चा करेंगे, सबसे कम समय तक मुगल शासक कौन रहा? तो सबसे कम समय तक मुगल शासक कौन रहा, ये प्रश्न जो है बड़ा ही महत्वपूर्ण है कि सबसे कम समय तक यदि हम हर मुगल बादशाह के विषय में बात करें तो उत्तर मुगल काल में आकर के आप ये देखिएगा कि ये तमाम शासक उत्तर मुगल कालीन शासक हैं। जहांदार शाह, रफी उद्दौला, रफी उद्दौला और अकबर द्वितीय। और इसमें हम देखते हैं कि सबसे कम समय तक रफी उद्दरताज सबसे कम समय तक शासन किया। रफी उद्दरताज, इनका जो शासन काल है वो आप देखेंगे कि 28 फरवरी 1719 से लेकर के 6 जून 1719, यानी कि लगभग 100 से भी कम दिन, मात्र 95-96 दिन इन्होंने शासन किया। और इसीलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा रफी उद्दरताज सबसे कम समय तक शासन किया। तो दोस्तों उत्तर मुगल काल जुड़ा हुआ यही सब सवाल है जिसका विस्तार से हमने चर्चा करने की चेष्टा किया और हम उम्मीद करते हैं बहुत ही आपके लिए लाभप्रद होगा। आप अभ्यास करें और जहां कोई परेशानी आपको हो आप संकल्प सिविल सर्विसेज में अवश्य मिलें, निश्चित तौर पर आप लाभप्रद होंगे। धन्यवाद, नमस्कार, आपकी सफलता का शुभकामनाओं के साथ, नमस्ते।